चैप्टर अपना चल रहा था पीरियोडिक टेबल, जिसमें अपन क्या क्या कर चुके थे। अपन ने कर लिया था कि भैया कौन कौन से लॉज आए थे, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिसने एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जिसमें डोबेराइनर पढ़ा, न्यूलैंड पढ़ा आपने, उसके बाद आपने लोथरमेयर पढ़ा, मेंडलीव पढ़ा, और एट द लास्ट अपन ने पढ़ा मोज़ले के बाद। तो ये जो सब चीजें थी वो अपन प्रीवियस क्लास 10th में भी पढ़ के आए थे कि क्या डोबेराइनर ने कहा था, क्या मेंडलीव ने कहा था, क्या न्यूलैंड ने कहा था, और क्या मोज़ले ने कहा था। तो मोज़ले की जो पीरियोडिक टेबल है उसको आप क्या कहते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हो, है ना। तो अपन आगे स्टार्ट करेंगे। अपन बात कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको कहा था इसमें अपन डेंसिटी पढ़ेंगे, वैलेंसी पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दो प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, एक तो डेंसिटी हो चुकी थी और एक आपके वैलेंसी हो चुकी थी। अब बात करेंगे किसके बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में। अगर अपन 10th क्लास की बात करें तो आपने एटॉमिक रेडियस में इतना ही पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और आपने ट्रेंड में ये पढ़ा होगा कि आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, और इतना ही पढ़ा था क्योंकि 10th में। बात करें अपन 11th की, तो 11th में अपन एटॉमिक रेडियस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा अपने को। आइए देखते हैं क्या है। कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको आप क्या कह देते हो, शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको आप क्या कहते हो, शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है अच्छे से समझिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। देखिए ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये आपके पास थर्ड शेल। अपने को पता है कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 2, सेकंड शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं 8। थर्ड शेल में मान लीजिए कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि मान लीजिए कि सोडियम के लिए बात कर रहे हैं 281। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आगे बात करें तो देखिएगा अपने को पता है इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कौन सा चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे रहता है नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे आपके पास कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज जो भी होंगे वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वो लगेगा अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज रहता है। दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। अब देखिएगा ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसका नेगेटिव चार्ज है, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, इन पर भी कौन सा चार्ज है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा रिपल्शन। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स। तो होता क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा था किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन nucleus and the electron of outermost shell is decreased by the electrons of inner shell. This is known as screening effect or shielding effect. This is known as screening effect और shielding effect। कि होता क्या है कि इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, किसके बीच का,
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, स्प्रिंग इफेक्ट कहते हो या शेल्डिंग इफेक्ट। तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा, जिसे आप क्या कहते हो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हो, उसकी वैल्यू हर एक शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होती है। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन nth शेल, तो इसकी वैल्यू रहती है 0.35। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n-1 सेल, तो इसकी वैल्यू रहती है 0.85। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n-2 सेल, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है? ये सर कैसे, समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो दोबारा बताते हैं। देखिए, ये आपके पास क्या था, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये आपके पास थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, तो यानी कि ये nth शेल होगी। ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, n-1। ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, n-2। तो अगर nth शेल है आपके पास, किसको कहोगे nth शेल? तो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, उसको अपन कहेंगे nth शेल। तो उस nth शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू होगी 0.35। उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी रहेगी, 0.35। अब इलेक्ट्रॉन आ गया n-1, यानी कि इनर शेल में, तो इसके लिए सिग्मा की जो वैल्यू है वो रहेगी 0.85। और अगर n-2 में आ गया, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.00। तो सर n-2 के अलावा n-3 हो गया, n-4 हो गया, n-5 हो गया, तो बेटा जी अगर n-2 के अलावा कोई भी हो, n-3 हो, n-4 हो, n-5 हो, तो उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू बाद में कितनी कंसीडर की जाती है, 1 कंसीडर की जाती है। तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे सिग्मा की वैल्यू, एक बार बता दीजिए एग्जांपल के साथ, तो आइए देखते हैं। मैंने कहा स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आप लिथियम के लिए कैलकुलेट कीजिए, Li के लिए। Li का जो एटॉमिक नंबर है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है, वो आपके पास कितना होता है, 3। तो सर कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे अपने को। तो देखिए, ये आपके पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये आपके पास सेकंड शेल। न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये आपके पास सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो एटॉमिक नंबर अगर 3 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, कि सर 3 होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इनर शेल में आ गए। तो इसके लिए आप सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिएगा nth शेल की बात करें, तो nth शेल में आपके पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको रिपेल करेगा। nth शेल में कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ठीक है, तो nth शेल के लिए अगर सिग्मा की वैल्यू देखें, तो यहां पे क्या हो जाएगी, 0। बात करें n-1 की, n-1 में आपको ये भी इसको रिपेल कर सकता है, ये भी इसको रिपेल कर सकता है। तो अगर n-1 की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसको रिपेल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 0.85। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी हो जाएगी, 2 × 0.85
यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू 1.70। सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 1.70। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। लिथियम के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। एटॉमिक नंबर 3 है, मींस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में, सेकंड शेल। अब यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो उसको रिपेल करेगा। यहाँ पे ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ना तो ये किसी को रिपेल कर रहा है इस सेल में, ना कोई और इसको रिपेल कर रहा है। अब इसको रिपेल कौन करेंगे, रिपेल करेंगे इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन। इनर शेल में कितने हैं, इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर n-1 में इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, 0.85। 0.85 एक इलेक्ट्रॉन की रहती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 0.85 करोगे तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1.70। 1.70। तो सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। देखिएगा, बात करें किसकी, बेरिलियम की। बेरिलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेरिलियम का, 4। तो सर डायग्राम से बता दो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अब मान लीजिए कि आपको सिग्मा की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करनी है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए या इस इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी के लिए भी कैलकुलेट करनी है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक तो ये इसको रिपेल करेगा और 2 ये करेंगे इसको रिपेल। तो रिपेल करेंगे तो देखते हैं सिग्मा की वैल्यू। एक तो आ गया आपके पास 0.35 प्लस 2 इंटू 0 पॉइंट आपके पास क्या आ गया 85। तो सिग्मा इक्वल्स टू 0.35 1.70 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.05। ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो सिग्मा की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी कि किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर सकते हैं, उस पर सिग्मा की वैल्यू डिपेंड करती है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को 2 दूसरे इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास आई 1.70। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन इसी की शेल का था, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ गई 0.35। ये 2 इलेक्ट्रॉन n-1 के थे, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ गई 1.70। तो सिग्मा क्या आ गया आपके पास 2.05। तो सर और एग्जांपल बता दो, और देख लो भैया। बात करें बोरॉन की, बोरॉन कितने पे आता है कि सर 5 पे आता है। बोरॉन कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो इसका डायग्राम बनाओगे आप, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सर सिग्मा कैलकुलेट करना है तो करिए। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ये 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, तो 2 इंटू 0.35 प्लस यहाँ के n-1 के 2 है, तो 2 इंटू 0.85। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ गया 0.70 प्लस 1.70। सिग्मा इक्वल्स टू कितना आ गया 2.40। सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 2.40। अब एक बात देखिएगा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, ये दोनों एक ही तीनों जो है वो एक ही पीरियड में प्रेजेंट होते हैं, आपको पता हो तो। लिथियम भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट, बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट, बोरॉन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट। तो जब आप पीरियड में मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो सिग्मा का डिफरेंस है वो 0.35 रहता है। तो सर कैसे, ये देख लीजिए, प्रैक्टिकली वैल्यू है 1.70, 2.05
एंड 2.40। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया आपके पास, डिफरेंस आया 0.35 का। तो जब भी आप क्या करते हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, तो जो सिग्मा का डिफरेंस है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का डिफरेंस है, वो आपके पास कितना रहेगा, 0.35 का रहेगा। और ऐसे सिग्मा की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एन शेल में ही प्रेजेंट हो तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, 0.35। n-1 में हो 0.85, n-2 में हो तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, 1। और n-2 के अलावा कोई भी हो, n-3, n-4, तो उसके लिए भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ये आपके पास था स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये था आपके पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो अपन टॉपिक ले रहे हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, साथ में एक और अभी टॉपिक लेंगे। दोनों ही एटॉमिक रेडियस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों ही एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होती है, डिक्रीज क्यों होती है, उसका रीजन जो है वो मेन क्या रहता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और दूसरा आता है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट फॉर्म में आप ईएनसी भी कह सकते हो या जेड इफेक्टिव भी कह सकते हो। ईएनसी और जेड इफेक्टिव। सर होता क्या है, देखिएगा मैंने आपको बताया था कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के कारण से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जो एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स है वो नहीं रहता, इनर शेल के कारण से वो कुछ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो डिक्रीज होने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसको आप क्या कहोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहोगे। तो सर कैसे, कि ये आपके पास क्या था, न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन देखा, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 2 है। मैंने कहा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा था, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के कारण से ये दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो गया। तो वो बेटा जी अगर डिक्रीज हो गया तो उसी को ही आप क्या कहोगे, जेड इफेक्टिव कहोगे या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहोगे। सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला या ईएनसी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा कि ईएनसी इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। सर जेड क्या है, जेड बेटा जी यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और सिग्मा आपके पास यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जेड एटॉमिक नंबर और सिग्मा आपके पास यहाँ क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो होता क्या है, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के कारण या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो डिक्रीज हो जाता है। जो ये डिक्रीज होने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसको आप क्या कहोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड आपके पास एटॉमिक नंबर, सिग्मा आपके पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो सर वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जेड इफेक्टिव की अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसी की ही बात कर लेते हैं। ये क्या है आपके पास, सोडियम Na कितने पे आता है, 11 पे। कॉन्फ़िगरेशन 281, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका, 281। तो इसके लिए देख लेते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव
उसका जो फॉर्मूला था अपने पास, वो फॉर्मूला कहता था z माइनस सिग्मा पे आ जाइए। z अपने को पता है 11, सिग्मा अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सिग्मा क्या रहेगा। यह आपके पास आउटर मोस्ट शेल, इसके अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस पे इस शेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स नहीं लगाएगा। अब बात करें इनर शेल की। इनर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर इनर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 electrons are present in the inner shell या n-1 shell. So for one electron the value of sigma is 0.85. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या रहेगी? 0.85 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? n-2 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 and 1 2। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा आपके पास? तो सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी? 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 6.80 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ गया? 8.80। ये सिग्मा की वैल्यू आई 8.80। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव इक्वल्स टू 11 माइनस 8.80। Z इफेक्टिव मीन इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? 2.20। ये आपके पास Z इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आ गई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होता है उसका मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा। तो सर अब मैग्नीशियम का बता दो अगर एक बार पॉसिबल हो तो मैग्नीशियम का बताएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। सिग्मा आपके पास क्या रह जाएगा? सिग्मा में 0.354 ऐड कर दीजिए। 0.35 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9.515 आ जाएगा। Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 12 माइनस 9.15, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2.85 या 2.85। ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिग्मा की वैल्यू सोडियम में कितनी थी? 2.20। मैग्नीशियम में कितनी आ गई? 2.85। तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो रही है ना? इंक्रीज होती है तो आपके पास क्या रहता है कि जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी सॉरी Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। Z इफेक्टिव की वैल्यू अगर आपके पास इंक्रीज होगी तो जो साइज है वो आपके पास क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। साइज जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा? छोटा रह जाएगा, क्योंकि वहां पे Z इफेक्टिव की वैल्यू 2.20 थी, यहाँ पे Z इफेक्टिव की वैल्यू 2.85 है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं Z इफेक्टिव और सिग्मा। तो सर एक एग्जांपल से और समझा दीजिए। चलो एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसका Z इफेक्टिव का। ये आपके पास एल्यूमिनियम के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3। किसकी बात कर रहे हैं? एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो सबसे पहले इसका सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप करोगे 2 इंटू 0.35 प्लस इनर शेल में n-1 में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा?
8 इंटू 0.85 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो सिग्मा 0.70 यानी कि 70, 6.40, 6.80 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2, सिग्मा इक्वल्स टू 0.70, 8.80, सिग्मा इक्वल्स टू 9 पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 50। तो z इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो z इफेक्टिव इक्वल्स टू z माइनस सिग्मा, z कितना 13, सिग्मा आपके पास 9.50, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3.50, ये आपके पास क्या आ जाएगा z इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। z इफेक्टिव बढ़ रहा है, सोडियम का 2.20 था, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा था 2.85, एल्यूमिनियम का 3.50, और आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमेशा क्या होता है डिक्रीज, क्यों होता है क्योंकि z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है। z इफेक्टिव मींस अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल एंड द न्यूक्लियस, तो इनके बीच में अगर इनकी वैल्यू, इनका अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो साइज क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, रेडियस क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो इसी कारण से आपने पढ़ा था कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो ये आपके पास आ गया जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन। कैसे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं कि सर अगर हाइड्रोजन के लिए करना हो तो बेटा जी हाइड्रोजन के लिए क्या रहेगा, जेड इफेक्टिव 0 रहेगा क्योंकि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां है नहीं। कि सर Li+2 के लिए करना हो, Li+ के लिए करना हो, तो Li+ के लिए करना हो तो देखिएगा ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर जैसे भी जितने भी आपके पास ये हैं कि जहां एक ही इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाला है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन जो आपको रिपेल करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू जो है वो 0.30 है ना। अगर आपके पास कोई एक ही इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है तो उसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू है वो 0.30 हो। जैसे अगर Li+ के लिए बात करें तो Li+ के लिए सिग्मा क्या रहेगा 0.30। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही इलेक्ट्रॉन है जो उसको रिपेल कर, ठीक है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हो ओनली तो रिपल्शन एक ही इलेक्ट्रॉन करता है, तो उसके लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 0.3। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसके लिए सिग्मा क्या रहेगा आपके पास 0, क्योंकि कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो उसको रिपेल कर सकता। तो एटॉमिक रेडियस पढ़ने से पहले ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक आपके पास कौन सा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आइए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में कि क्या कहता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस है ना, मीनिंग क्या हो गया, रेडियस ऑफ एनी एटम। कोई भी आपके पास एटम हो उसकी रेडियस को आप क्या कहोगे, एटॉमिक रेडियस। या यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियस, कोई भी आपके पास एटम हो उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको आप क्या कहोगे, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज नॉन एज एटॉमिक रेडियस। सिंगल एटम की जो है एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं की जाती है, इसके कारण से आप क्या करते हो, ये आपके पास एक एटम, ये आपके पास दूसरा एटम, यहाँ दोनों के न्यूक्लियस, इस डिस्टेंस को कहते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो आपके पास डिस्टेंस आती है उसको आप कहते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन में आपके पास, तो half of the internuclear distance is known as atomic radius. Half of the internuclear distance
इज नॉन एज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो सर कौन कौन से? अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसको आप कहते हो कोवेलेंट रेडियस। अगर आपके पास कोई आयन आ जाए, जैसे कैटायन आ गया या एनायन आ गया, तो उसकी जो रेडियस होगी उसको कहेंगे आयनिक रेडियस। अगर आपके पास कोई मेटल्स प्रेजेंट है तो मेटल की जो रेडियस होगी उसको कहोगे आप मेटेलिक रेडियस। और अगर आपके पास इनर्ट गैसेस है तो उनकी रेडियस को आप क्या कहोगे? वॉन डेर वाल्स रेडियस। मीन्स अपने को 4 टाइप की रेडियस पढ़नी है: कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो जो रेडियस के टाइप है ये अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। इससे पहले अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है ना, कोई भी स्टूडेंट जिसको आज के